Hello everyone, today we are going to complete our last fundamental right, that is right to constitutional remedies. In order to ensure that the citizens' rights are respected by the state, the constitution has provided for the right to constitutional remedies under Article 32. This itself is a fundamental right and makes other rights effective by virtue of these rights. Now, Article 32 talks about two rights and two powers. Let us talk about first of all right. If any individual's fundamental right is violating, he can directly use Article 32 and can approach Supreme Court. इट मीन्स कि किसी इंडिविजुअल का अगर कोई फंडामेंटल राइट, जो हमने 5 फंडामेंटल राइट्स पढ़े, उसमें से कोई भी वायोलेट हो रहा है तो वो कहाँ अप्रोच कर सकता है? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है बाय यूजिंग आर्टिकल 32. अब आर्टिकल 32 क्या पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट में वो अप्लाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर देता है आर्टिकल 32? वो उसे पावर देता है टू इशू 5 काइंड्स ऑफ रिट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. वो उनको 5 तरीके के रिट्स प्रोवाइड करने के क्या देता है? पावर देता है. ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस फीचर आर्टिकल 32, the Supreme Court is as protector and guarantor of fundamental rights. आर्टिकल 32 के इस फीचर के मुताबिक हम सुप्रीम कोर्ट को क्या मानते हैं? एज ए प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स की. वो गारंटी लेता है हमारे किसकी? फंडामेंटल राइट्स की, और हमें प्रोटेक्शन भी देता है. ठीक है. द पावर्स विच आर वेस्टेड अंडर आर्टिकल 32, एग्जैक्टली द सेम पावर्स आर ऑल्सो गिवन अंडर आर्टिकल 226. ठीक है. आर्टिकल 32 भी रिट्स इशू करता है, आर्टिकल 226 भी रिट्स इशू करता है. बट आर्टिकल 226 में you can approach high court by using article 226. Also, in order to protect your rights, it is not a rule that you first approach the high court and then only approach the supreme court. इसका मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जब आप डायरेक्टली किसी कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, तो पहले आपको हाई कोर्ट जाना होगा. ऐसा कहीं पर भी रूल नहीं है. आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो. बट इन दैट केस यू हैव टू टेल अ रीज़न दैट वाई यू हैव फर्स्ट अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. तो आपको सुप्रीम कोर्ट में इसका एक वैलिड रीज़न देना होगा कि आपने हाई कोर्ट की बजाय डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई क्यों किया. Now Article 32 and 226 both provide the issuance of writs. दोनों ही इशू करते हैं रिट्स को. ठीक है. मैंने अभी आपको बताया 5 तरीके के रिट्स होते हैं, बट देर आर फ्यू डिफरेंसेस ऑल्सो. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ रिट्स. हबीज कॉर्पस, नेक्स्ट है हमारा मेंडमस, और दूसरा है सर्शोरारी, फोर्थ है हमारा प्रोहिबिशन, और फिफ्थ है हमारा कोवॉरंटो. तो मैं जल्दी एक्सप्लेन करती हूँ. सबसे पहले समझाती हूँ रिट्स क्या होता है. रिट्स मीन्स अ काइंड ऑफ रेमेडी. ठीक है. लेट अस स्टार्ट अवर फर्स्ट काइंड, दैट इज़ हबीज कॉर्पस. हबीज कॉर्पस क्या होता है? हबीज कॉर्पस का मीनिंग होता है टू हैव अ बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ स्टेट इलीगली डिटेन्स एनी पर्सन, अगर स्टेट किसी भी पर्सन को इलीगली क्या करता है? डिटेन कर लेता है. ठीक है. दैन सच एन इंडिविजुअल बाय हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स कैन यूज़ द रिट ऑफ हबीज कॉर्पस फॉर द रिलीज ऑफ दैट पर्सन. कहने का मतलब ये है कि किसी पर्सन को अगर स्टेट इलीगली इसको क्या करती है? डिटेन कर लेती है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए उसके रिलेटिव्स या उसके फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं? रिट्स इशू कर सकते हैं. कौन सा वाला? हबीज कॉर्पस, ताकि उसको रिलीज़ किया जा सके. तो इन दिस केस व्हाट हैपेंस? इन दिस केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैन आस्क द डिटेनिंग अथॉरिटी दैट ऑन व्हाट बेसिस द पर्सन वाज डिटेन. तो इस केस में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? क्वेश्चन पुटअप कर सकती है. दोनों में से कोई भी कोर्ट क्वेश्चन पुटअप कर सकती है डिटेनिंग अथॉरिटी से कि आपने एक्स पर्सन को क्यों डिटेन किया हुआ है. और अगर बेसिस जो फाउंड होते हैं वो अनरीज़नेबल होते हैं, मतलब जिन ग्राउंड्स पर उसको डिटेन किया है वो अनरीज़नेबल होते हैं, तो डिटेंशन को एंड किया जाता है एंड दैट पर्सन इज़ रिलीज. ठीक है. तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट. तीसरा था हबीज कॉर्पस. नेक्स्ट है हमारा मैंडमस. मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड. ठीक है. यू कैन यूज़ दिस रिट ऑन एनी स्टैचुरी, नॉन स्टैचुरी, यूनिवर्सिटी,
एंड कमांड देम टू परफॉर्म देयर पब्लिक ड्यूटी। किसी को भी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए आप मैंडेमस का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सर्शोरारी। सर्शोरारी का यूज़ क्या होता है, देखो इस रिट को इशू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करती है, एक कमांड देती है लोअर कोर्ट्स को। नीचे हमारी लोअर कोर्ट्स होती है ना, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट एंड देन लोअर कोर्ट्स होती हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करती है, कमांड इशू करती हैं लोअर कोर्ट्स को टू सबमिट इट्स रिकॉर्ड्स फॉर देयर रिव्यू। हमने पढ़ाया था कि रिव्यू करती है, उसको ये इवेलुएट करने की उसके पास पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट उससे रिपोर्ट्स मंगाते हैं रिव्यू करने के लिए। इन दैट केस इफ़ द रिव्यू जो होते हैं, जो लोअर कोर्ट ने अपने जजमेंट्स दिए हैं उसकी रिपोर्ट मंगाई जाती है, ठीक है। उसको रिव्यू करने वाले हैं कौन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर वो रिव्यूज़ यानी वो जजमेंट इलीगल फाउंड होते हैं, उस केसेस में क्या होता है, उसको कॉज्ड कर दिया जाता है। कॉज्ड का मतलब होता है दैट देयर जजमेंट हैज़ नो वैल्यू एंड इट इज़ नॉट टू बी फॉलोड। तो ये कौन सा हमने पढ़ा, ये हमने थर्ड रिट पढ़ा, वो जो था उसका नाम था सर्शोरारी। नेक्स्ट रिट है हमारा रिट ऑफ प्रोहिबिशन, ठीक है। इसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है प्रोहिबिशन और सर्शोरारी में। सर्शोरारी में हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी भी कोई भी जजमेंट इलीगल अनाउंस हो गया तो उसे क्वॉश कर दिया गया, तो इससे क्योर करने के लिए, इस मिस्टेक को क्योर करने के लिए आप इशू कर सकते हो कौन सा रिट, यूज़ ऑफ सर्शोरारी, रिट ऑफ सर्शोरारी। लेकिन अगर जजमेंट अनाउंस हुआ है और आप अपनी उस गलती को सुधार करना चाहते हो, ठीक है, आप पहले ही प्रिवेंट कर रहे हो यानी प्रिकॉशन ले रहे हो पहले, तो आप कौन सा रिट यूज़ करते हो, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। यानी आपने गलती तो कर दी है बट आप गलती को रोकना चाहते हो, ठीक है, आप प्रिवेंट कर रहे हो उसको, तो आप कौन सा रिट यूज़ करोगे, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, ठीक है। लेकिन रिट ऑफ प्रोहिबिशन तभी इशू हो सकता है जब लोअर कोर्ट ने अपना अनाउंसमेंट या अपना जजमेंट अनाउंस कर दिया हो, उसी केस में हो सकता है। जब तक उसने जब तक उसने अपना जजमेंट अनाउंस नहीं किया है, आप रिट ऑफ प्रोहिबिशन यूज़ नहीं कर सकते हो। लास्ट रिट है हमारा को वारंटो। को वारंटो का मीन्स होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। फॉर let us take one example. Suppose that you are a college student. Therefore, I am safely assume that you must have cleared college entrance eligibility, whether it is 12th pass or getting minimum marks required or qualifying entrance exam. कहने का मतलब है अगर आप किसी कॉलेज में आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो, ठीक, तो इसका मतलब आपने वहाँ की एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करी होगी आपने, या फिर 12th पास, कभी कभी आपकी मार्कशीट मांगी जाती है, ठीक है, या फिर आपसे मिनिमम मार्क्स मांगे जाते हैं, ठीक है, आपके पास इतने मिनिमम मार्क्स होंगे तो आपको कॉलेज में एंट्रेंस मिलेगी। बट इफ़ इट इज़ फाउंड दैट यू हैव नॉट क्लियर द एंट्रेंस एलिजिबिलिटी देन यू कैन बी रिमूव फ्रॉम द कॉलेज। तो अगर ऐसा कुछ कॉलेज को फाउंड होता है कि आपने जो है एंट्रेंस एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं करी है, उस केस में आपको क्या कर सकते हैं, कॉलेज से रिमूव किया जा सकता है। सेम प्रिंसिपल इसी में फॉलो होता है को वारंटो में। इन दिस व्हाट हैपन, courts can ask any public officer that by what authority have you assumed this public office. public officers कौन होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं, जज हो गए आपके, ठीक है, और कौन हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हो गए आपके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हो गए, मतलब जो किस में ऑक्यूपाई हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स में ऑक्यूपाई हैं, जो गवर्नमेंट के लिए वर्क करते हैं, ठीक है, वो सारे आपके पब्लिक ऑफिसेज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाय इशूइंग दिस राइट, कौन सा राइट, को वारंटो, कोर्ट्स कैन क्वेश्चन एनी पब्लिक ऑफिसर। कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिसर से क्वेश्चन पुटअप कर सकती है दैट बाय व्हाट अथॉरिटी हैव यू अज्यूम दिस पब्लिक ऑफिस, एंड इफ़ द पब्लिक ऑफिसर्स टाइटल इज़ डिफेक्टिव। अगर उसको गवर्नमेंट को या कोर्ट को ही पता चलता है कि जो पब्लिक ऑफिसर का जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है, इन दैट केस ही हैज़ टू वैकेट द ऑफिस। उस केस में उसको वो ऑफिस खाली करना होगा, ठीक है। तो पर आप कौन सा रिट इशू करोगे, आप यहाँ पे इशू करोगे को वारंटो। So here we have finished the topic writs along with right to constitutional remedies. Thank you.